तो बच्चों हमने अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ को पूर्ण कर लिया था और आज इस तीसरे भाग में हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये है कि आपको कुछ रिक्त स्थान दिए हैं और आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न है, एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। तो हमने पढ़ा था कि एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाए उसे क्या कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है आपके सामने, एक विद्युत सेल में खाली स्थान टर्मिनल होते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों कि विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति जो है वो क्या कहलाती है, विद्युत स्विच कहलाती है। और ऐसे विद्युत स्विच में हम ये भी जानते हैं कि विद्युत रोधी पदार्थ को उपयोग किया जाता है। और एक विद्युत सेल में जो टर्मिनल हैं उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। ये चर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं। तो एक विद्युत रोधी जो सेल होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं और ऐसी युक्ति जो किसी परिपथ को तोड़ने या शुरू करने के लिए उपयोग में आती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत स्विच कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है बच्चों और दूसरा प्रश्न ये है कि आपको कुछ कथन दिए हैं और इन कथनों पर आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो सही या गलत का चिन्ह आपको इन 3 कथनों में लगाना है। पहला कथन है, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। तो यह सत्य है बिल्कुल कि हाँ, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है क्योंकि धातु जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। तो बच्चों यह कथन सही नहीं है। हम धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी का प्रयोग यदि करेंगे तो उस स्थिति में विद्युत जो परिपथ है वो टूट जाएगा, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तीसरा कथन है, विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। तो यह कथन भी बच्चों गलत है क्योंकि थर्मोकोल भी विद्युत का रोधी होता है, विद्युत का चालक नहीं होता है और इस कारण से ही विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो सही गलत गलत ये तीनों हमारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान होता है। यहाँ आपको चित्र दिखाया गया है। जो विद्युत सेल है उसका एक सिरा यहाँ पेचकस से जुड़ा है और एक सिरा यहाँ बल्ब से जोड़ करके यहाँ पुनः एक तार लगाया गया है, लेकिन यहाँ विद्युत बल्ब दीप्तमान नहीं होता है क्योंकि आप जानते हैं कि ये इस पेचकस का जो भाग है, ऊपर वाला भाग जिससे हम एक पेचकस को पकड़ते हैं, ये भाग प्लास्टिक का बनाया जाता है। ये बात आप सभी जानते हैं। और यहाँ जब इस भाग से इस तार को छुआ जाता है तो यह विद्युत पथ जो है वो पूर्ण नहीं हो पाता है क्योंकि प्लास्टिक एक विद्युत रोधी पदार्थ है। तो बल्ब को दीप्तमान होने के लिए विद्युत परिपथ के दोनों टर्मिनल का जुड़ा होना ज़रूरी है और यहाँ पर विद्युत परिपथ पेचकस के स्थान पर टूटा हुआ है क्योंकि यहाँ पेचकस जो है वो एक प्लास्टिक का पदार्थ ऊपर जो चढ़ा हुआ है उससे इसे जोड़ा गया है। तो इस कारण से इस स्थान पर इस विद्युत परिपथ को हम टूटा हुआ मान सकते हैं और इसी कारण बल्ब दीप्तमान नहीं होता है। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 4 पर। विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। तो देखते हैं बच्चों इस प्रश्न के उत्तर को। तो विद्युत स्विच को उपयोग करने से विद्युत परिपथ को पूरा करने या उसे तोड़ने में काफ़ी आसानी होती है। हम दोनों कार्यों को काफ़ी जल्दी कर पाते हैं यदि एक विद्युत स्विच हमारे पास उपलब्ध होता है। स्विच के कारण करंट लगने का डर भी नहीं रहता है। इस कार्य को यानी विद्युत परिपथ को तोड़ने या शुरू करने का कार्य यदि हम स्विच के सहारे करते हैं तो हमें करंट लगने का डर भी नहीं होता है। और घरों में उपयोग होने वाले लगभग सभी बिजली के जो साधन हैं उनमें स्विच अंदर ही निर्मित होते हैं। कुछ उदाहरणों के रूप में आप मिक्सी, हैंड ब्लेंडर, गीज़र
या प्रेस आदि के बारे में सोच सकते हैं कि वहाँ जो साधन है उसमें स्वयं में एक स्विच दिया गया होता है ताकि आप आवश्यकता पड़ने पर उसे चालू कर सकें और बंद भी कर सकें। अगला प्रश्न है, चित्र में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दे तो क्या बल्ब दीप्तमान होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस जगह पर विद्युत परिपथ को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर क्या लगाई गई है, पिन लगाई गई है। अब यदि इस पिन के स्थान पर रबड़ लगा दिया जाए तो प्रश्न ये है कि क्या ये जो बल्ब है वो दीप्तमान हो पाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है बच्चों कि यहाँ यदि रबड़ लगा दिया जाएगा और रबड़ एक विद्युत रोधी पदार्थ है तो यह बल्ब दीप्तमान नहीं होगा क्योंकि विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाएगा। रबड़ लगाने से बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि रबड़ विद्युत रोधी पदार्थ है या विद्युत रोधक है, यह विद्युत परिपथ को पूरा नहीं होने देगा। ये जो स्थिति है इस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 6, क्या चित्र में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा। तो यहाँ आप देखें सेल का एक टर्मिनल को यहाँ जोड़ा गया है ऊपर की तरफ और सेल के दूसरे टर्मिनल को और बल्ब के दूसरे टर्मिनल को भी यहाँ जोड़ा गया है। तो इस स्थिति में क्योंकि विद्युत परिपथ पूर्ण हो रहा है तो यह बल्ब दीप्तमान होगा। जी हाँ, बल्ब दीप्तमान होगा क्योंकि चित्र में विद्युत परिपथ पूरा है या पूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। किसी वस्तु के साथ चालक परिचित्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक, व्याख्या कीजिए। तो बहुत स्पष्ट है बच्चों कि यदि विद्युत परिक्षेत्र में इस पदार्थ को लगाने पर विद्युत बल्ब जो है वो दीप्तिमान हो रहा है, यानी वह पदार्थ है जो विद्युत चालक है ना कि विद्युत रोधक। तो बल्ब दीप्तमान होता है तो स्पष्ट है कि यहाँ उपयोग ली गई वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है, व्याख्या कीजिए। तो जब आप मिस्त्री को बुलाते हैं, कोई समस्या हो जाती है विद्युत संबंधी उसे सही करने के लिए, तो वो मिस्त्री अक्सर अपने हाथ में दस्ताने पहनता है और वो दस्ताने रबड़ के होते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट है बच्चों क्योंकि रबड़ एक विद्युत रोधी है, विद्युत रोधक पदार्थ है और इसलिए विद्युत मिस्त्री जो है ये अपने बचाव के लिए रबड़ के दस्ताने पहनता है ताकि जो भी कार्य वो कर रहा है, जो विद्युत संबंधी कार्य है, उस दौरान उसे कोई करंट का झटका ना लगे, विद्युत प्रवाह उसके शरीर में से ना हो, इसलिए वो रबड़ के दस्ताने पहनता है। तो ये थे इस अध्याय के प्रश्न और आज हमने अध्याय 12 पूर्ण कर लिया है और अगली कक्षा में छात्रों हम अगले अध्याय को यानी अध्याय 13 को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।